ये जो चीज़ें आज हम सीख रहे हैं इसमें इसमें क्या चीज़ें मालूम है, ये स्पोकन इंग्लिश के हिसाब से हम चीज़ें तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो इस स्पोकन इंग्लिश में समझ लो ये फर्स्ट क्लास है अपनी। ठीक है, फर्स्ट क्लास में देखो स्क्रीन में आपको दिख रहा है 12 खड़ी। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में, 12 खड़ी सभी लोगों ने पढ़ा होगा, हिंदी में, इंग्लिश में भी पढ़ा होगा। जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं इंग्लिश में पढ़े होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये चीज़ दिखा गई है कि आ की मात्रा कैसे बनती है, छोटी ई की मात्रा कैसे बनती है, बड़ी ई की मात्रा कैसे बनती है। ठीक है, छोटे ऊ की मात्रा कैसे बनती है, बड़े ऊ की मात्रा कैसे बनती है, ऋषि की रेप कैसे बनती है, ए की मात्रा कैसे बनती है, आय की मात्रा कैसे बनती है, ओ की मात्रा कैसे बनती है, औ की मात्रा कैसे बनती है, अम की बिंदी कैसे बनती है, आह की बिंदी कैसे बनती है। तो देखिए यहाँ पे आपको हिंदी बताई गई है और साथ में इंग्लिश भी दिखाई गई है कि कैसे हिंदी और इंग्लिश में बन रही हैं चीज़ें। ठीक है, जैसे आ की मात्रा के लिए, आ की मात्रा के लिए सिंपल ए आपको टाइप करना है ना, और छोटी ई की मात्रा के लिए आई, और बड़ी ई की मात्रा के लिए ई टाइप करना है, या ई हमको पढ़ना है। छोटे ऊ की मात्रा जो बनती है यू से बनती है, और बड़े ऊ की मात्रा जो बनती है वो ओ से बनती है। यहाँ यही समझने वाली चीज़ है कि कौन सी चीज़ किससे बन रही है। ये चीज़ आपको डेली, यदि आपको याद नहीं है ना, डेली पढ़ोगे ना, इस चीज़ को देखोगे, चार्ट को प्रिंट करके लगा लो जिस रूम में सोते हो, बार बार उसको देखोगे या पढ़ोगे, स्टडी करोगे तो याद हो जाएगा आपको। अब जो लोग पढ़ चुके हैं उनको याद हो गया होगा, जो बचपन में कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखो ऋषि की मात्रा आर आई से बनती है, और ए की मात्रा ई से बनती है, आई की मात्रा ए आई से बनती है। ठीक है, यहाँ पे ए आई लिखा हुआ है। ओ की मात्रा जो है ओ से बनती है, औ की मात्रा ए यू से बनती है, ए यू को कंबाइन करते हैं तो औ की मात्रा बनती है। अम की बिंदी जो बनती है वो ए एन से बनती है। ठीक है, और ए एच से आह की बिंदी बनती है। ठीक है ना, इतना क्लियर है, ऊपर वाला सेक्शन क्लियर है ना। अब इसी में देखो नीचे 12 खड़ी लिखी हुई है, 12 खड़ी से मेरे हिसाब से सभी लोग परिचित होंगे, 12 खड़ी से सभी लोग परिचित होंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो का बना हुआ है, का कैसे बना हुआ है उस चीज़ को आप देखो कि के ए से का बना हुआ है। फिर का में आ की मात्रा जब लगाई गई है तो कैसे बना है का, के डबल ए कर दिया गया है ना, तो का में आ की मात्रा का बना दी गई है वहाँ पे। अब का में छोटी ई की मात्रा लिखी है तो किस तरह से लिखी है, देखो आई यूज़ किया गया है वहाँ पे। छोटी ई की मात्रा के केस में आपको आई यूज़ करना है, और बड़ी ई की मात्रा के केस में आपको डबल ई यूज़ करना है। ठीक है ना, जैसा कि हमने ऊपर भी मात्राओं में देख चुके हैं कि किससे क्या बन रहा है, कौन सी मात्रा किससे बन रही है। अब छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे, का में छोटे ऊ की मात्रा कु, तो के साथ यू का यूज करेंगे। ठीक है, छोटे ऊ की मात्रा के लिए, और बड़े ऊ की मात्रा के लिए आपको डबल ओ यूज करना है। और इसी तरह से ए की मात्रा के लिए के साथ ई यूज करना है, के ई के। ठीक है, आई की मात्रा के लिए ए आई यूज करना है, तो के साथ, का के साथ यूज करोगे तो के ए आई हो जाएगा, कै। फिर ओ की मात्रा के साथ यूज करोगे तो ओ यूज होगा यहाँ पे, के ओ को। ठीक है, और कौ के लिए, औ की मात्रा के लिए ए यू यूज होता है। ठीक है, ए यू, तो का के साथ यूज करोगे तो के ए यू हो जाएगा, कौ हो जाएगा। ठीक है, और कम के लिए ए एम यूज किया गया है यहाँ पे, अम की बिंदी के लिए, तो के साथ यूज करोगे तो के ए एम हो जाएगा, कम। और कहा के लिए एच यूज होता है, ए एच, के ए एच, कहा। ठीक है, इसी तरह से दूसरी लाइन को भी आपको देख लेना है ना। खा कैसे बनता है, बड़ा खा कैसे बनता है, छोटा खा, खा में छोटी की मात्रा की, बड़ी की मात्रा का कैसे होगा, छोटे ऊ का कैसे होगा, बड़े ऊ का कैसे होगा, ए का उच्चारण कैसे होगा, के एच ई होगा। ठीक है, ख का के एच ए आई होगा, खो का होगा के एच ओ खो होगा। फिर खौ का कैसे होगा, के एच ए यू होगा, खौ। खम्ब का होगा के एच ए एम, खम, के एच ए एच, कहा। ठीक है, इस तरह से यूज़ होगा। इसी तरह से आपको गा का भी देख लेना है, यहाँ पे गा का भी कुछ इसी तरह से है। मतलब शब्द वही हैं, सिर्फ जो पहला अक्षर है, जैसे ऊपर का की जगह के लिए का यूज हुआ। ठीक है, खा के लिए के एच यूज हुआ, गा के लिए जी यूज हो रहा है या जी ए यूज हो रहा है। ठीक है, और मात्राएं तो वही हैं जो पहले अपन पढ़ चुके हैं, उसी चीज़ों से मात्राएं बन रही हैं। ए से बड़ा की मात्रा बन रही है, आई से छोटी की मात्रा बन रही है, डबल ई से बड़ी की मात्रा बन रही है,
यू से छोटे ऊ की मात्रा बन रही है, डबल ओ से बड़े ऊ की मात्रा बन रही है, तो बाकी सब चीज़ें वही हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसको स्टडी कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं सेकंड पेज में क्या है। इसमें ये लेटर्स हैं। ठीक है, 26 लेटर्स इसमें दिखाए गए हैं टोटल। लेटर्स को हम कैरेक्टर्स भी बोल सकते हैं, है ना, कैरेक्टर्स भी बोलते हैं इन लेटर्स को। तो 26 लेटर्स में से जो 21 लेटर्स होते हैं वो होते हैं हमारे कांस्टेंट, और 5 लेटर्स जो होते हैं वो हमारे वोवल्स होते हैं। ठीक है ना, 5 वोवल्स कौन कौन से होते हैं हमारे? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे वोवल्स होते हैं, जिनको हम हिंदी में व्यंजन कहते हैं, है ना, स्वर कहते हैं, स्वर कहते हैं। वोवल्स को हिंदी में स्वर कहते हैं, और बाकी जो हैं हमारे कांस्टेंट, उनको हिंदी में व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे वोवल और कांस्टेंट मिलके, मतलब जो अपने कैरेक्टर्स हैं या जो अपन लेटर्स हैं, वो मिल करके देखो कैसे बना हुआ है। यहाँ पे वी और सी को जोड़े तो वी सी हो गया, वी प्लस सी की, ये तो क्या हो गया? वी सी हो गया। वी सी क्या हो गया? एक वर्ड हो गया, मतलब हमने कैरेक्टर को जोड़ा तो एक वर्ड बन गया, है ना। वी और सी को जोड़े तो वी सी बन गया। अब देखिए, आपका नाम जैसे है तन्वी, तो तन्वी की स्पेलिंग क्या है बताएंगी? TANVI। तो देखो इसमें कितने अक्षरों को हमने जोड़ दिया? T प्लस A प्लस N प्लस V प्लस I, है ना। इन लेटर्स को प्लस किया तो जा कर के हमको एक वर्ड मिला, जिसको हम पढ़ सकते हैं तन्वी। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्ड बन गया। मतलब देखो यहाँ पे आपको समझने वाली चीज़ ये है कि वर्ड क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, फिर उसके बाद उसको जोड़ करके हमने वर्ड कैसे बनाया। अब बहुत सारे वर्ड जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? सेंटेंस बन जाएगा। जैसे तन्वी इज़ अ गुड गर्ल या बैड गर्ल। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेंटेंस बन गया। इसी के बाद देखो इसमें नीचे फिर एक वर्ड लिखा है A प्लस B, तो क्या हो गया? AB। ये भी A एक कैरेक्टर है या लेटर है, B भी एक कैरेक्टर है या लेटर है, दोनों को जोड़ दिए तो एक वर्ड बन गया AB। ठीक है, बन गया ना AB। अब इसके बाद देखिए नीचे आपको वर्ड प्लस वर्ड इक्वल सेंटेंस। अब देखो नीचे वर्ड लिखा हुआ है, गुड लिखा हुआ है, फिर उसके बाद राम लिखा हुआ है, एज लिखा हुआ है, बॉय लिखा हुआ है। तो वर्ड तो देखो कितने लिखे हैं? 1 2 3 4 वर्ड लिखे हुए हैं, है ना। अब इन 4 वर्डों को जोड़ दोगे आपस में तो एक सेंटेंस बन जाएगा। कैसा भी जोड़ दो। सपोज दैट मैं पहले गुड लिख देता हूँ, ठीक है, गुड लिख देता हूँ, फिर लिख देता हूँ राम लिख देता हूँ, फिर लिख देता हूँ इज, फिर इज के बाद फिर लिख देता हूँ बॉय। तो क्या हो गया? हो गया गुड राम इज बॉय, हो गया ना। सीधा सीधा मैंने जोड़ा है, अभी कुछ मतलब फेरबदल नहीं किए मैंने। तो ये एक सेंटेंस हो गया। वर्ड और वर्ड को जोड़ा तो एक सेंटेंस हो गया। ठीक है, लेकिन अभी इसका क्रम गलत है, कौन सा पहले जोड़ना है और कौन सा बाद में जोड़ना है, इस चीज़ का जब ध्यान रखेंगे तो प्रॉपर ग्रामर के हिसाब से सही सेंटेंस बनेगा। अभी जो हमने सेंटेंस बना दिया है वो गलत है दरअसल में। पहले हमने गुड को रख दिया है, फिर उसके बाद हमने राम को रख दिया है, उसके बाद इज को रख दिया, फिर उसके बाद बॉय को रख दिया, मतलब सीधा सीधा उठा के रख दिया है, जोड़ दिया है। तो ये गलत सेंटेंस है। होना चाहिए राम इज़ गुड बॉय, ऐसा होना चाहिए, ये सेंटेंस सही है, राम पहले आएगा। ठीक है ना। तो इसकी पहचान हम पढ़ेंगे ग्रामर में। जब हम इंग्लिश की ग्रामर का स्टडी करेंगे तो उसमें समझेंगे कि किस तरीके से हमें अपने वर्डों को सेट करना है, जमाना है, कौन सा पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा। ठीक है ना, क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखिए वर्ड और वर्ड से सेंटेंस बना। अब हमसे आपसे पूछ लें कि भैया सेंटेंस क्या होता है, हम आपसे पूछ लें कि सेंटेंस क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? आप यही बोलोगे ना कि वर्ड और वर्ड को जोड़ते हैं तो सेंटेंस बनता है। अब हम पूछ लिए कि वर्ड क्या होता है, तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि भैया इसमें कैरेक्टर या लेटर्स वगैरह को जोड़ते हैं, बहुत सारे लेटर्स या कैरेक्टर्स को जोड़ करके वर्ड बनता है, और वर्ड को जोड़ करके सेंटेंस बनता है। ठीक है, और सेंटेंस को जोड़ करके पैराग्राफ बनता है, और पैराग्राफ को जोड़ करके बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, लेटर्स, ऐसे, रामायण, कुछ भी बोल दो, है ना।
सब इस तरह से बनती हैं। तो इसका सही सेंटेंस होगा राम इज़ गुड बॉय। जो हमको 4 वर्ड दिए गए हैं ऊपर यहाँ पे, गुड राम इज़ बॉय, उसका सही तरीका है जो जमाने का, वो होगा पहले राम आएगा पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे इज आएगा, तीसरे नंबर पे गुड आएगा, चौथे नंबर पे बॉय आएगा। तो हो जाएगा राम इज़ अ गुड बॉय। आ नहीं लगा है, वो मेरी आदत है इसलिए आ निकल आता है। राम इज़ गुड बॉय। इस तरीके से इसको सेट करेंगे, जमाएंगे, ठीक है। अब आते हैं फॉर्मूले पे। नीचे देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, सेंटेंस को जमाने का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। ये फर्स्ट क्लास है, आज पहला दिन है समझ लीजिए। तो पहले दिन में ये फॉर्मूला हम देख लेते हैं क्या है। ये हमने अभी समझा है कि भाई कैरेक्टर्स क्या होते हैं, वॉवल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, कितने लेटर्स होते हैं, 26 होते हैं, 5 अपने वॉवल्स होते हैं और 21 कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद वर्ड क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, पैराग्राफ या क्या होता है, ये चीज़ समझ लिया अपन ने। अब आते हैं फॉर्मूले पे। तो सबसे पहले फॉर्मूले पे रखा गया है यहाँ पे सब्जेक्ट को, क्लियर है। सबसे पहले इस फॉर्मूले पे यहाँ पे रखा गया है सब्जेक्ट को, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है ये सब हम अभी समझेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूले के हिसाब से सब्जेक्ट को रखना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपको रखना है हेल्पिंग वर्ब को। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है वो भी हम समझेंगे। तीसरे नंबर पे आपको रखना है मेन वर्ब को और चौथे नंबर पे रखना है ऑब्जेक्ट को। तो इस तरह से जब आप सेंटेंस को सेट करोगे तो आपकी इंग्लिश का सेंटेंस सही बनेगा, बिल्कुल करेक्ट बनेगा, ठीक है। पहले नंबर पे सब्जेक्ट को रखना है, दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब को रखना है, तीसरे नंबर पे मेन वर्ब को रखना है और चौथे नंबर पे ऑब्जेक्ट को रखना है, ठीक है। यही चीज़ हमने ऊपर के सेंटेंस में की है। तो राम क्या है, सब्जेक्ट है। और इज को क्या बोल सकते हो आप, इज को हेल्पिंग वर्ब कह सकते हो, ठीक है, ठीक है। और मैन वर्ब इसमें अभी कुछ नहीं है, या आप गुड को मैन वर्ब कह सकते हो। और ऑब्जेक्ट हो गया बॉय, बॉय आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बना है, राम इज़ गुड बॉय। इस तरीके से सेट करना है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, ये फॉर्मूला समझ में आया, क्लियर है। उसी के नीचे देखो फॉर्मूले को शॉर्टकट में लिख दिया गया है। जैसे सब्जेक्ट के लिए एस लिख दिया गया है, हेल्पिंग वर्ब के लिए एच वी लिख दिया गया है, मेन वर्ब के लिए एम वी लिख दिया गया है और ऑब्जेक्ट के लिए सिर्फ ओ लिख दिया गया है। क्लियर है, फॉर्मूला क्लियर है। हम अभी डिटेल में भी आगे समझेंगे ये क्या होता है। अब देखिए इसमें डिटेल में हम समझते हैं कि सहायक क्रिया क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अपने फॉर्मूले में हेल्पिंग वर्ब है ना। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जो कर्ता को कार्य करने में सहायता प्रदान करे उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं या सहायक क्रिया भी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर क्या है हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर। जैसे अभी अपन ने इज का यूज किया, राम इज गुड बॉय। तो इज क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब, जो कर्ता को कार्य करने में मदद कर रहा है, ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब हुई। अब इसी में दूसरे नंबर पे है मैन वर्ब, मतलब मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या होती है, कर्ता जो कार्य करना है या जो किसी कार्य को करने की जानकारी प्रदान करे उसे हम मुख्य क्रिया कहते हैं, मैन वर्ब, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्या हो गया अपना, खाना पीना उठना बैठना रहना, जिससे पता चले कि कोई काम हो रहा है, वो होता है मेन वर्ब, ठीक है ना। क्यों तन्वी, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना, इंग्लिश मीडियम वालों ऐसे ही है ना। इंग्लिश मीडियम वालों जवाब दो। खेलना, जैसे खेलने को हम बोलते हैं प्ले, PLAY, प्ले होता है खेलना। तो ये प्ले क्या है, एक मेन वर्ब है, ठीक है। मैंने बोल दिया स्टडी, स्टडी का मतलब होता है पढ़ना, ठीक है। तो ये स्टडी पढ़ना मतलब काम करना हो गया एक प्रकार से, जिससे पता चल रहा हो कि कोई ना कोई काम हो रहा है, वो मेन वर्ब होती है। तो स्टडी भी एक मेन वर्ब हो गई। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन का मतलब होता है समझाना, EXPLLAIN, एक्सप्लेन। एक्सप्लेन का मतलब होता है समझाना। तो ये इससे भी पता चल रहा है कि कोई काम हो रहा है ना। तो ये भी एक मेन वर्ब हो गई। क्लियर है, मेन वर्ब क्लियर है सबको, समझ में आया क्या है। अब इसके बाद आता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कर्ता, ठीक है।
यहाँ पे गलती से आपने टाइप कर दिया राहुल, गलती से आपने देखो कर्ता ऑब्जेक्ट कर दिया है। चलिए कर्ता कर्म, यहाँ पे कर्ता जो लिखा हुआ है ये गलत है, यहाँ पे कर्म होगा। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। ठीक है, कर्म कर लेना इसको। कर्ता मतलब सब्जेक्ट हो जाता है, काम करने वाला मतलब सब्जेक्ट हो गया। कर्म ऑब्जेक्ट का मतलब है कर्म। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखिए समझाया गया कि ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे लिखा है आई प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। काम कौन कर रहा है, आई। आई का मतलब होता है मैं। आई प्ले क्रिकेट मतलब मैं क्रिकेट खेलता हूँ। ठीक है, तो आई कौन हो गया, मैं हो गया। तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। काम करने वाला कौन हो गया, सब्जेक्ट हो गया, कर्ता। और प्ले क्या हो गया, प्ले मतलब खेलना, एक काम को दर्शा रहा है कि काम हो रहा है। तो प्ले हो गया मैन वर्ब। क्लियर है। और दूसरा हो गया यहाँ इसके बाद क्रिकेट। क्रिकेट हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कर्म से आप समझ सकते हो कि ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, जिससे पता चले कि कोई काम हो रहा है, कर्म हो रहा है। ठीक है, क्रिकेट एक कर्म हुआ, तो क्रिकेट एक ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, क्रिकेट एक ऑब्जेक्ट हुआ। फिर इसमें लिखा है क्रिकेट, कर्ता कौन है, आई है। यहाँ पे जो आई लिखा है वो कर्ता है। आई का मतलब हिंदी में होता है मैं। ठीक है, इसमें क्रिकेट जो है वो कर्म है। इसको भी करेक्ट करना राहुल, यहाँ पे भी गलत लिखा है आपने, थोड़ा सा बचा है। कर्म यहाँ पे देखो 2-3 चीज़ें आपने गलत टाइप कर दी, इनको करेक्ट करो। कर्ता की जगह यहाँ पे कर्म लिखा है, पहली चीज़। ठीक है, ये कर्ता काट के यहाँ पे कर्म करो। दूसरी चीज़, इसकी वजह से क्या है, पढ़ाते समय हमको कन्फ्यूजन हो रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ देखो क्रिकेट एक कर्म है, तो यहाँ पे भी कर्ता लिखा है, देखो है ना, इसको भी कर्म करो। ये ऑब्जेक्ट है। आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट मतलब मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो आई कौन हुआ, मैं हुआ, मतलब मैं, आई मतलब सब्जेक्ट, हिंदी में मैं। ठीक है, सब्जेक्ट हुआ। प्ले क्या हुआ, मेन वर्ब हुई। प्ले मतलब खेलना, जिससे पता चल रहा कोई काम हो रहा है, तो प्ले मतलब खेलना। ठीक है, तो क्या हुआ, प्ले मेन वर्ब हुआ। ठीक है, क्यों तन्वी, क्लियर है ना, मेन वर्ब। ठीक है, क्रिकेट क्या हुआ, क्रिकेट ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, जो दिखा रहा है कि हाँ ये काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, क्रिकेट हो रहा है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो अब यहाँ समझने वाली बात है, फॉर्मूले के हिसाब से ये देखो पूरा सेंटेंस सेट है। पहले सब्जेक्ट आया, उसके बाद यहाँ पे फिर मेन वर्ब आया, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट आया। 3 वर्ड का सेंटेंस है सिर्फ। आई प्ले क्रिकेट, 3 शब्द हैं सिर्फ, और तीनों में सबसे पहले आई आया, दूसरे नंबर पे प्ले है, तीसरे नंबर पे क्रिकेट। तो पूरा फॉर्मूले के हिसाब से जमा हुआ है। ठीक है, इस चीज़ को आप बार बार देख लोगे। और क्रिकेट जो है ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मैं आपको समझा रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे क्रिकेट हो गया एक ऑब्जेक्ट है, बॉटल है एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कोई भी निर्जीव चीज़ जो दिख रही है ऑब्जेक्ट है, जिसका आप अपने सेंटेंस में इस्तेमाल कर रहे हो वो ऑब्जेक्ट है। मशीन एक ऑब्जेक्ट है, कंप्यूटर एक ऑब्जेक्ट है, घर एक ऑब्जेक्ट है, पंखा एक ऑब्जेक्ट है। तो ये चीज़ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसी में नीचे आओ, देखो नीचे लिखा हुआ है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखो एक टेबल बना हुआ है, टेबल में लिखा हुआ है सब्जेक्ट पीओ। पीओ का मतलब होता है प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट। ठीक है, और लास्ट में लिखा है ओ मतलब ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई। आई का मतलब होता है मैं। माई मतलब होता है मेरा, मेरी, मेरे। यहाँ पे सिर्फ मेरा लिखा है, लेकिन लड़कियाँ होंगी तो मेरी यूज़ करेंगी। ठीक है, लड़का होगा तो मेरा यूज़ करेगा। ठीक है, तो मेरा, मेरी, मेरे, ये माई के अंतर्गत तीनों शब्द आते हैं। ठीक है, मेरा, मेरी, मेरे, कंफ्यूज मत होना। माई में मेरा, मेरी, मेरे तीनों वर्ड आते हैं। ठीक है, लड़का लड़की अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट में आता है मुझे। ठीक है, जैसे मी होता है जो बोलते हैं मुझे, जैसे गिव मी मतलब मुझे दीजिए। ठीक है, तो मी मतलब मुझे, ये ऑब्जेक्ट हो गया, मी ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर है ना। इंग्लिश मीडियम वालों को तो सब क्लियर होगा, हिंदी मीडियम वालों को क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। तो ये हो गई अपनी पहले दिन की क्लास, हो गया ना, यही तक था। और भी आगे है कुछ, एक पेज और है, एक पेज और। हाँ, इसको भी क्लियर कर देते हैं। अब इसमें कुछ नहीं है, उसी टेबल का कंटिन्यू हिस्सा है। ये आगे शब्दों का मतलब दिखाया गया है कि यू मतलब तुम या आप। ठीक है, तुम या आप भी बोल सकते हैं। हाँ, तुम्हारा भी होता है इसका मतलब। तुम्हारा भी होता हाँ है। अच्छा, यू का मतलब। हाँ, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट में यहाँ पे यू लिखा है, मतलब तुम, आप या तुम्हारा।
यूअर बोल देते हैं, आर लगा देते हैं, ठीक है। अब इसी में देखो आगे लिखा है यूअर मतलब तुम्हारा, प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, यूअर मतलब तुम्हारा, ठीक है। यू में लिखा है तुम, ठीक, मतलब एक ही चीज़ के 3 फॉर्म दिए गए हैं वहाँ पे। हाँ। अब यहाँ पे दूसरा नीचे देखिए, दूसरी लाइन में आपको दिया गया वी मीन्स हम, अवर मीन्स हमारा, हमारी, हमारे। अवर के अंतर्गत 3 शब्द आ जाते हैं हिंदी में। अवर को ही हम बोलते हैं हमारा, अवर ही को बोलते हैं हमारे, अवर को ही बोलते हैं हमारी, ठीक है। फिर आता है यूएस, अस मीन्स हमें। फिर आता है इसके नीचे वाली टेबल पे देखो दे मतलब वे, जैसे वे बैठे हैं वे, हम उनको इंग्लिश में बोल सकते हैं दे, ठीक है। देयर मतलब उनका, ठीक है। देयर मनी उनका पैसा, ठीक है। देयर बॉटल उनकी बॉटल, इस तरह से देयर का अपन को इस्तेमाल करना है। फिर इसके बाद देम लिखा है मतलब उन्होंने, ठीक है। ही मतलब वह, पुरुषों के लिए यूज होता है ही, ठीक है। और लेडीज़ केस में ही की जगह सी यूज होता है, इसी में नीचे लिखा है देखो, स्त्री के लिए, ठीक है। और पुरुष के लिए ही के साथ क्या यूज करोगे, हिज मतलब उसका या उसकी, ठीक है। और हिम करोगे उसे या उसे, ठीक है, उसे या उसकी, ठीक है, हिम। और स्त्री में भी वही चीज़ है, हिंदी में मतलब लिखा है बस, स्त्री में सी यूज़ करोगे, है ना, वह के लिए। हर मतलब उसकी हो जाएगा, हर मतलब भी उसकी हो जाएगा, ठीक है। और इट का मतलब होता है वह, ये किस केस में यूज होता है, इट का यूज कहाँ होता है, निर्जीव चीज़ों के लिए, जो सांस नहीं ले सकती, जो मरी हुई डेड चीज़ें हैं ना, उनके लिए आप इट का यूज करते हो। जैसे कि ये जितना भी सामान दिख रहा है आपको, कोई सांस नहीं ले सकता, तो ये निर्जीव चीज़ है, तो इसके लिए इट यूज़ करोगे। जैसे मैं बोलूँगा इट इज़ अ बॉटल, मतलब यह एक बोतल है, ठीक है, तो इंग्लिश में इट यूज करोगे निर्जीव चीज़ों के लिए, जो मरा हुआ चीज़ है, जो। और एक चीज़ में और इट यूज़ करते हैं, जो 4 साल से छोटा बच्चा होता है उसमें भी इट यूज़ करते हैं, ध्यान रखना, ये इंग्लिश का रूल्स है, नियम है। जो 4 साल से छोटे बच्चे होते हैं उसको वह बोलने के लिए इट यूज करते हैं, ठीक है। और इट्स मतलब होता है उसकी, ठीक है। जैसे बच्चे को बोल रहे हैं कि ये इसकी बहन है, तो हम बोलेंगे इट्स सिस्टर, ठीक है। और इट का मतलब भी होता है उसकी, कॉमन रूप से, ठीक है। अब नीचे वाली लाइन में देखो, इसमें बता दिया गया कि सब्जेक्ट के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आती है, राम आता है, सीता आता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आता है हिज, हर, भाई जेंट्स के केस में हिज, लेडीज़ के केस में हर। अब इसमें जो है ऑब्जेक्ट में आता है हिम जेंट्स के केस में, और लेडीज़ के केस में हर, HER, ठीक है, हर। अब इसमें जो आज की क्लास है ये ख़त्म हुई यहाँ पे। अब जब क्लास ख़त्म हुई आज की, तो इसमें जो है एक मुहावरा दिया जाता है और एक कंजक्शन हम आपको दे रहे हैं यहाँ पे, कहावत बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हेयर यू आर, ये चीज़ें इसलिए मैं दे रहा हूँ, आपको इनका रोज़ यूज करना है। किसी को जब कोई चीज़ अपन देते हैं ना, तो अपन बोलते हैं हेयर यू आर, कोई भी चीज़, पेन दे रहे हैं, पेंसिल दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, तो आप बोल सकते हो, उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए हेयर यू आर, ठीक है। ये कॉमन बोलचाल की भाषा में आप इसका यूज करोगे, हेयर यू आर। और दूसरी चीज़ जो लिखी है, कहावत लिखी है, इट इज़ रैनिंग, बारिश हो रही है, इट्स रैनिंग भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये आज की क्लास यहीं पे ख़त्म हुई इंग्लिश की, ठीक।